इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों को, पहले शॉर्ट में और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले मोदी के जंगल राज वाले निशाने को आपको समझाएंगे। समझिए पीएम मोदी ने क्यों कहा प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसके साथ ही इरफान अंसारी के विवादित बयान के मायने आपको बताएंगे और बिहार में आयोग वाली सियासत के मायने भी आपको समझाएंगे। और शुरुआत सबसे पहले बिहार के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के आने से जंगल राज खत्म हुआ है। पीएम ने लोगों से कहा कि जंगल राज फैलाने वाले से सावधान रहना भी जरूरी है और पीएम के जंगल राज वाले बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। जंगल राज एक ऐसा शब्द जो करीब 20-25 सालों से गाहे बगाहे बिहार की राजनीति में गूंजने लगता है। एक बार फिर इसी जंगल राज शब्द के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर सबसे बड़ा हमला बोला। वो दर, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। विक्रमगंज की जनसभा में पीएम ने कहा सीएम नीतीश कुमार के आने से जंगल राज खत्म हुआ, लेकिन अभी भी जंगल राज फैलाने वालों से सावधान रहना जरूरी है। जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जंगल राज शब्द का जिक्र किया, बिहार की राजनीति लहक गई। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े फेंकते हैं और बिहार को फिर से 0 सन्नाटा देके निकल गए। पीएम मोदी के जंगल राज वाले बयान पर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत पलटवार किया। बिहार की जनता 20 वर्षों में आपने क्या काम किया है उसको अच्छी तरह से जानती है। डबल इंजन सरकार किस तरह से काम करती है ये स्पष्ट रूप से पता है। शाहबाद की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को साफ संदेश दिया कि बिहार में विकास के लिए जंगल राज से दूरी और डबल इंजन की सरकार जरूरी है। न्यूज 18 के लिए विक्रमगंज से शैलेंद्र और अजित कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब आप पीएम मोदी के जंगल राज वाले निशाने को समझने के लिए बिहार की राजनीति के 1990 वाले दशक को जानना जरूरी है। देखिए 1990 में लालू प्रसाद पहली बार सीएम बने थे और सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में उनकी पहचान बनी। पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना एक मिशन के तौर पर देखने को मिला, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर लालू सरकार पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप भी लगने लगे। बड़ी बात यह रही कि लालू प्रसाद हटे तो मुख्यमंत्री अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बनाया और मुख्यमंत्री की कुर्सी घर में ही रह गई। मतलब 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू परिवार का शासन रहा और पूरे लालू राबड़ी शासन पर अपराध, अपहरण, रंगदारी और माफिया राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। इसी दौर में 5 अगस्त 1997 को पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई की और सुनवाई करते हुए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था। पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। पटना हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया बिहार में सरकार नहीं है, भ्रष्ट अफसर राज्य चला रहे हैं और बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। कोर्ट की ओर से जंगल राज शब्द का जिक्र करना बहुत बड़ा बयान माना गया और कोर्ट ने शब्द दिया तो नेताओं ने इसे तुरंत ही लपक लिया और इन्हीं आरोपों की वजह से लालू परिवार सत्ता से बेदखल हो गया। लेकिन लालू परिवार के सत्ता से जाने के बाद भी बिहार की राजनीति में आज भी जंगल राज शब्द की गूंज सुनाई देती है। पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं
बिहार में पीएम जंगल राज का जिक्र जरूर करते हैं और जंगल राज का जिक्र कर लालू परिवार पर निशाना साधते हैं। चूंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लालू प्रसाद राबड़ी देवी शासनकाल को 20 साल हो गए। फर्स्ट टाइम वोटर ने उससे दौर को नहीं देखा, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को ये बताते हैं वो दौर कैसा था और अब वैसा दौर बिहार में न आ पाए, इसके लिए सावधान रहने की बात कहते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बिक्रमगंज की रैली में कहा कि उन्होंने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो वादा मधुबनी में किया था उसे पूरा करने के बाद ही वो बिहार आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था माताओं का सुहाग उजाड़ने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और ऐसी ही सजा उन्हें दी गई है। आप रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी एक बार जो वचन दे दिया तो वो पूरा होकर ही रहता है। प्रभु श्री राम की यह रीति नए भारत की नीति है, ऐसा कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बिक्रमगंज की रैली में कहा कि उन्होंने जो वादा मधुबनी में किया था उसे पूरा करने के बाद बिहार आए हैं। मधुबनी में पीएम मोदी ने क्या वादा किया था और क्यों वादा किया था वो भी सुनाएंगे, बताएंगे। पहले बिक्रमगंज में वादा पूरा करने वाला पीएम का बयान सुन लीजिए। आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 22 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर का पहलगाम आतंकी हमले से हिल गया। आतंकियों ने धर्म पूछकर बेगुनाहों को मारा था। इस हमले के 2 दिन बाद बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी की सभा थी। मधुबनी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। माताओं का सुहाग उजाड़ने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम ने मधुबनी में जैसा कहा वैसा किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। सीज फायर के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो वादा मधुबनी में किया था उसे पूरा करने के बाद वे बिहार आए हैं, यानी जो कहा वो किया। न्यूज 18 के लिए रोहतास के बिक्रमगंज से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और अजीत कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब पीएम मोदी के वचन पूरा करने वाले बयान को समझते हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बता दें 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने धर्म पूछकर बेगुनाहों को मारा था। और इसके बाद 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में ही आतंकियों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और इसके कुछ दिन के बाद 6-7 मई की आधी रात को भारत का ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने भारतीय सेना ने तबाह कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों का खात्मा किया गया और आतंक के पनाहगाह पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा था। 29-30 मई को पीएम मोदी बिहार में थे। बिक्रमगंज में पीएम मोदी ने आज फिर से दोहराया कि मधुबनी में जो मैंने वादा किया था
उस वादे को निभाने के बाद ही मैं वापस बिहार आया हूं और इसीलिए उन्होंने कहा कि प्राण जाई पर वचन ना जाई, ये नई रीति नए भारत की है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इरफान अंसारी ने पीएम मोदी के खून की जांच कर इलाज करने की बात कही। अब इसे लेकर बीजेपी ने ये पूछा है कि बार बार पीएम पर विवादित टिप्पणी कर इरफान अंसारी क्या नेता बनना चाहते हैं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चाहता हूं कि आपके खून में सिंदूर कैसे गया? अपनी बदजुबानी और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सियासी भूचाल आ गया। रामगढ़ से रांची तक झारखंड की सियासत गर्मा गई जब मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा कि पहले प्रधानमंत्री के खून में सिंदूर की जांच करेंगे, फिर इलाज कराएंगे। इतनी सदमे में है और मैं जानना चाहता हूं कि आपके खून में सिंदूर कैसे गया? अगर सिंदूर मिलता है ब्लड में जांच कराऊंगा, सिंदूर पाया गया तो इलाज कराऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों राजस्थान के बीकानेर में जनसभा को संबोधित किया। पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया और कहा कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन खून खौल रहा है। प्रधानमंत्री की रगों में खौलता सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर इरफान ने टिप्पणी की और कहा कि अगर सिंदूर ब्लड में घुस गया तो ये हानिकारक है, ब्लड के लिए हानिकारक है, इसलिए हम जांच करेंगे और जांच में अगर रिपोर्ट पाया गया सिंदूर तो इलाज करेंगे। इरफान जी, आप इस जन्म पे तो नहीं, कई जन्म लेना होगा नरेंद्र मोदी बनने के लिए। कभी प्रधानमंत्री मोदी को गंदी भाषा तो कभी आपत्तिजनक टिप्पणी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अपनी बदजुबानी के जरिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर इरफान नेता बनना चाहते हैं? रामगढ़ संवाददाता जावेद खान, रांची संवाददाता गौरव झा और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, इरफान अंसारी की तरफ से ये बड़ा और विवादित बयान दिया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इरफान अंसारी ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की। तो आइए जानते हैं कब कब उन्होंने क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले आपको बताएं, 26 नवंबर 2018 को इरफान अंसारी ने पीएम मोदी को गाली दी थी। इसके बाद फिर 13 जनवरी 2020 की तारीख जब पीएम मोदी की मां और पत्नी को लेकर इरफान अंसारी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद 23 अप्रैल 2025 को इरफान अंसारी ने पीएम मोदी कहा था कि जब जब मोदी विदेश जाते हैं आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। इसके बाद 30 मई 2025 को पीएम मोदी के खून में सिंदूर की जांच कराकर इलाज कराएंगे, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। 30 मई 2025 को ये भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच करेंगे और फिर उनका इलाज कराएंगे। अब सवालों के जरिए इरफान अंसारी के इस विवादित बयान को समझते हैं। सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी बहाना है और इरफान अंसारी का इरादा अपना चेहरा चमकाना है? दरअसल बड़बोले नेता के तौर पर इरफान अंसारी की पहचान है और अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। विवादित बयान की वजह से हमेशा इरफान अंसारी चर्चा में बने रहते हैं। और आपको बता दें कि पिछली सरकार में इरफान अंसारी मंत्री नहीं थे, तब खूब बयानबाजी की और इन बयानबाजी की वजह से चर्चा में बने रहे और इस बार मंत्री बनने का मौका भी मिल गया। तो ऐसे में सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार टिप्पणी करने के साथ इरफान अंसारी क्या हासिल करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार सरकार ने सवर्ण जातियों के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया है जिसका नाम दिया गया है उच्च जाति आयोग। और इसके एक दिन पहले अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भी किया गया। चुनाव से महज 6 महीने पहले आयोग के गठन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में चुनाव से पहले जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने सवर्ण जातियों के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया है जिसका नाम दिया गया है उच्च जाति आयोग।
उच्च जाति आयोग का अध्यक्ष बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन को बनाया गया है। जहां जहां जो भी कारण आएंगे उनके आधार पर जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम लोग देखेंगे और उसके आधार पर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। देश में सवर्ण जातियों के लिए आयोग का गठन करने वाले नीतीश कुमार पहले और इकलौते मुख्यमंत्री हैं। पहली बार इसका गठन 27 जनवरी 2011 को हुआ था। एक बार फिर नीतीश कुमार ने इसका पुनर्गठन किया है, लेकिन इस बार सवर्ण आयोग का नाम बदलकर उच्च जाति आयोग कर दिया गया है। खैर, सवर्ण आयोग या उच्च जाति आयोग कोई पहला आयोग नहीं जिसका गठन हुआ। राज्य सरकार ने जातियों और समाज के विकास के लिए 3 अलग अलग राज्य आयोगों का गठन किया है। इसमें जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और उच्च जाति आयोग का गठन किया गया है। उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह, जनजाति आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी को बनाया गया है। इन आयोगों का मुख्य उद्देश्य इन समुदायों की समस्याओं को समझना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और सरकार को ठोस सुझाव देकर उनके कल्याण की दिशा में काम करना है। वैसे चुनावी साल शुरू होते ही बिहार में जातियों की घेराबंदी शुरू हो गई है और एनडीए की कोशिश है कि इस घेराबंदी में हर एक जाति को शामिल किया जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ रोहतास से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, राज्य सरकार ने जातियों और समाज के विकास के लिए 3 अलग अलग राज्य आयोग का गठन किया है। उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह बनाए गए हैं, जनजाति आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार हैं और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी को बनाया गया है। दरअसल बिहार में 20 से अधिक आयोग और बोर्ड हैं। पुनर्गठन से करीब 150 नेताओं को मौका मिल सकता है। बिहार में कौन कौन से आयोग हैं, अब आप ये भी जान लीजिए। देखिए, इससे सबसे पहले आपको बताते हैं उच्च जाति आयोग, और इसके साथ ही बिहार में अनुसूचित जाति आयोग भी है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, महादलित आयोग है, इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग है, अति पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग भी बना हुआ है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए बिहार राज्य महिला आयोग है, बच्चों के लिए बाल संरक्षण आयोग है, बाल श्रमिक आयोग भी है, खाद्य संरक्षण आयोग भी बिहार में है, बिहार विद्युत विनियामक आयोग भी बिहार में है, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार राज्य सूचना आयोग भी बिहार में फंक्शनल है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग भी बिहार में है। अब बिहार में कौन कौन से बोर्ड हैं, इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। तो देखिए, बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, मदरसा शिक्षा बोर्ड और नागरिक परिषद है। दरअसल आयोग के गठन से नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, कोई अध्यक्ष तो कोई सदस्य बन जाता है। आयोग के अध्यक्षों को अच्छा वेतन भी मिलता है। सरकारें अपने विवेक से मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा भी दे सकती है। इसके जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधा जाता है, नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाता है। दरअसल बिहार जैसे राज्य में जाति धर्म की सियासत होती रही है, तो आयोगों के जरिए जातियों को साधा जाता है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में आयोग के पुनर्गठन को इसी नजरिए से देखा जा रहा है और नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और इसी